तो अब हम बता रहे थे डेटाबेस के बारे में। यहाँ पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। यस डेटाबेस एक टूल है, तो उस टूल का हम यूज़ करेंगे। जिस टूल का यूज़ हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, माई एसक्यूएल, ठीक है। यस सर। माई एसक्यूएल है क्या? माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स एसक्यूएल डेटाबेस है। ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है इस डेटाबेस को मॉडिफाई करना, इस डेटाबेस को मॉडिफाई करना, यूज़ करना, ये सारा क्या है, फ्री है। इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता, कोई चार्जेस पे नहीं करना यस पड़ता, ठीक है। तो ये एक ओपन सोर्स है यस विच इज़ डेवलप्ड बाई अ स्वेडिश कंपनी। एक स्वेडिश कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है, जिसका नाम है माई एसक्यूएल ए बी। माई एसक्यूएल इज़ प्रोनाउंस्ड एज माई एसक्यूएल। तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है किस तरीके से इसे स्पीक किया जाता है। अब यहाँ पे अगले लाइन में माई एसक्यूएल इज सपोर्टिंग मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स एंड मैक ओएस। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, अगर माई एसक्यूएल एक टूल्स है तो इस टूल्स को कहीं ना कहीं किसी यस सिस्टम पे ही रन कराया जा सकता है, ठीक है। यस सर। जिस सिस्टम पे इसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा वो सिस्टम कहा जाएगा एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। यस सर। तो प्लेटफॉर्म होता क्या है, कोई आइडिया है प्लेटफॉर्म क्या होगा? व्हाट इज प्लेटफॉर्म? जैसे विंडोज और हाँ ओएस हाँ, कोई। प्लेटफॉर्म कहने का मीनिंग ये हो गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जहां हम क्या करेंगे, यस एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। यस ठीक। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैंने इसका नाम रख यस दिया और सपोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ओएस, ये एक ओएस है। अब इस ओएस में हमें एसक्यूएल स्टोर करना है, एसक्यूएल इंस्टॉल करना है। अब इस ओएस में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, देख रहे हो।
सपोज ये हमारा ओएस है, यहाँ पे हमें कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना है। Yes. सपोज मुझे MySQL स्टोर करना था, MySQL। तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है? किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैपटॉप में या हमारे Yes, sir. कंप्यूटर में। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम इसे सेटअप करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का कोई स्पेसिफिक टाइप होगा। हो सकता है वो क्या हो, लिनक्स हो, Linux हो, yes sir. Unix हो, हाँ है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा यहाँ। yes sir. शेप और ले लेते हैं। ये हो गया, क्या आ रहा है, सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है। तो लिस्ट ऑफ ओएस हो सकता है ओएस का टाइप यहाँ पे विंडोज़ हो सकता है ये लिनक्स हो, Mac हो सकता है. मैक हो सकता है। ये आ गया। तो क्या हम इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एसक्यूएल स्टोर करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। कैसे? अगर हमें अगर हमें MySQL टूल्स इंस्टॉल करना है तो हमें विंडोज़ यानी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक MySQL क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, Download. इसमें हाँ डाउनलोड करना होगा। तो अभी हमने किसके लिए इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज़ के लिए। तो ये MySQL है जिसका नाम क्या है, जैम्प। अगर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे JAMP, जैम्प, तो ये आ गया डाउनलोड जैम्प। जब हम यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए तो देखिए, और इससे कुछ डिटेल भी देखिए। जैम्प एक फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया एक सर्वर भी है, ये साथ ही साथ डेटाबेस भी है। Yes sir. इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे लाइसेंस बता रहा है, ये लाइसेंस ये एक GNU है, मीनिंग जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये पब्लिकली अवेलेबल है और इसके लिए हमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना है। ये हो गया। ये किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो ये मैक के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल है और विंडोज़, ये 3 प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। अब हम जब इसे डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, हाँ डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, यहाँ साथ ही साथ साइज़ बता रहा है, विंडोज़ के लिए 130 MB का, 141 MB का लिनक्स के लिए, और मैक ओएस के लिए 342 MB का। अब जब हम इसके 342, जब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जैम्प के, जो सबसे पहला वेबसाइट है ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिल रहा है। अगर आपको जैम्प चाहिए विंडोज़ के लिए, इसे कहते हैं जैम्प। ठीक है, यही जैम्प लैम्प के नाम से भी यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जैम्प, है ना, दिख रहा है, मैंने इंडिकेट किया जैम्प। इसी जैम्प को लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैम्प क्या है, लैम्प क्या है, मैं लैम्प इंस्टॉल करूँ या जैम्प।
देखिए ये आ गया जैम्प और लैम्प, है ना, Yes sir. Yes sir. ये है। तो जो लैम्प यूज़ किया जाता है फॉर लिनक्स के लिए, दोनों बता रहा है, इट सेव्स योर टाइम एज वेल यूज़, Yes sir. रैम्प आप यूज़ करो, वैम्प यूज़ करो और लैम्प यूज़ करो, Mm. सारे अवेलेबल हैं। तो आपको अगर लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है 64 बिट में, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें PHP 7.127 ये वर्जन है, ये पुराना वर्जन है, ये पुराना वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट और नया वर्जन है वो है 7.1.27, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है जो कि 141 Sir. MB का है। Yes. ठीक, सेम वर्जन अवेलेबल है मैक के लिए, लिनक्स के लिए, Yes. और यही सेम वर्जन अवेलेबल है मैक के लिए। तो इस तरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं माई एसक्यूएल। ऑलरेडी आपको तो डाउनलोड इंस्टॉल भी कर रखा होगा ना आपने, इंस्टॉल तो है ही आपके सिस्टम में। Yes sir. ठीक है, देखिए द फुल फॉर्म ऑफ लैम्प स्टैंड फॉर लिनक्स, अपाची, माई एसक्यूएल एंड PHP, ये हो गया आपका लैम्प। जैम्प का फुल फॉर्म हो गया स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपाची, MariaDB, PHP एंड पर्ल। It is one of the simplest and lightweight local server that is used to test your website locally। हम इस पे यही काम कर रहे थे, PHP का बनाया हुआ एप्लीकेशन एज अ सर्वर, हम उस सर्वर पे क्या कर रहे थे, PHP एप्लीकेशन को रन करा रहे थे। ये ओपन सोर्स है, साथ ही साथ Yes. ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये हो गया जहाँ पे हम सेम टाइम में मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। खैर ये तो हमने देख लिया कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अगर आपको कभी सेटअप डाउनलोड Yes, करना sir. हो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, सारे वर्जन अवेलेबल हैं। अब हम लोग देखते हैं माया स्कूल का। MySQL is supporting many different platform, ये तो हो गया। MySQL has a free and paid version। Yes sir. MySQL का दो वर्जन है, ठीक है, एक है फ्री और दूसरा है पेड। कब यूज करते हैं फ्री और कब यूज करते हैं पेड? देखिए कोई भी फ्री टूल्स जब हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी यूज़र टेस्ट कर सके कि उसका MySQL कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो एसक्यूएल को सीख सके, वो एसक्यूएल को टेस्ट कर सके। इसके लिए MySQL डेटाबेस टूल दिया गया है फ्री। लेकिन यही टूल जब आप यहाँ पे कोई लाइव डेटा स्टोर करना चाहेंगे, डेटा का अमाउंट आपके पास ह्यूज होगा, तो वहाँ आपको डेटा क्या करना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए पेड वर्जन MySQL यूज़ करना होगा। समझ में आ गई बात? कब पेड यूज़ करना है, Yes, कब sir. फ्री Yes, यूज़ sir. करना है। ठीक है, जैसे आप अपना वेबसाइट बनाओगे, Yes sir. आपके वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा स्टोर करने हैं, बहुत सारे यूज़र जो है कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं, फाइल डेटा स्टोर करते रहते हैं, तो वहाँ पे जब उसके डेटा का अमाउंट यूज़ हो जाएगा तो वहाँ Yes. पे फिर आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सारी वेबसाइट जब आप देखते हैं, वेबसाइट के लिए जब आप होस्टिंग खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको एसक्यूएल ऑप्शन वो देता है कि आप एसक्यूएल जो है हमसे ही ले लो, क्यों, क्योंकि आपका डेटा मेरे एसक्यूएल पे आके स्टोर होगा। पर कुछ लोगों की चॉइस होती है क्या कि हमें सिर्फ नॉर्मल होस्टिंग दे दीजिए और वहाँ हम अपने वेबसाइट का जो भी डेटा है हम अपने लोकल सर्वर पे, यानी जो लोकल एसक्यूएल बनाकर जो लोकल MySQL है हम उसमें रखेंगे, सर्वर वाले MySQL पे नहीं स्टोर करेंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि मनीष सर से ये देख लीजिएगा एक बार। ये सर Yes. अब डिपेंडिंग ऑन इट्स यूजेस, Yes, आपके sir. यूजेस पे डिपेंड करता है। अगर आपको कॉमर्शियल वर्कआउट करना है तो आपको पेड वर्जन चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं आपको टेस्ट करना है तो आपको कौन सा चाहिए, फ्री। MySQL come with very fast and Yes. multi-threaded, multi-user and robust SQL database server। क्या होता है इसका मीनिंग? MySQL बहुत ही फास्ट है, जैसा कि यहाँ लिखा है,
मल्टी थ्रेडेड है। जानते हैं मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है मल्टी थ्रेडेड, बताइए। Multi-threading मतलब एग्जैक्टली नहीं पता सर, मतलब वैसे क्या कुछ आइडिया बताइए, क्या लगता है क्या होना चाहिए मल्टी थ्रेडिंग? मतलब जैसे प्रोसेसर में पढ़ा था इससे अच्छा ठीक है, नहीं। कि 4 कोर से 8 हाँ, कोर पे थ्रेड कर रहा है वो ओवरक्लॉकिंग अच्छा, के टाइम पे। नहीं एग्जैक्टली वो नहीं। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग का मीनिंग ये होता है, अगर एक कॉमन रिसोर्स को सेम टाइम में मल्टीपल यूजर एक्सेस करता है तो क्या उसके पास ये सपोर्ट अवेलेबल है कि वो रिसोर्स को डिग्रेड ना होने दे, स्लो ना होने दे। ये होता है मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने फेसबुक यस सर। फेसबुक पे जब आप लॉगिन करते हो तो आप ये बताओ, जब आप लॉगिन करते हो तो सेम टाइम में कितने लॉगर्स होंगे जो लॉगिन करते हैं? अनलिमिटेड, सेम टाइम में कितने कोई लोग होंगे गिनती जो नहीं है लॉगिन सर। करते होंगे, है ना? अनलिमिटेड होंगे जो लॉगिन करते हैं सेम टाइम में। क्या यस सर। आपके यस सर। लॉगिन टाइम में और उनके लॉगिन टाइम में डिफरेंसेस आता होगा? या आता है? ऐसा है कि आप कभी फील करते हैं कि मेरा लॉगिन स्लो हो रहा है या मेरा लॉगिन बिजी बता रहा है? क्यों? क्योंकि इस लॉगिन के लिए कोई दूसरा लॉगर है जो लॉगिन एक्सेस कर रहा है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं। इश्यूज कभी आपने फेस किया है? नहीं। नहीं सर। इंटरनेट स्लो होता है तो मेरा लॉगिन स्लो हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर इंटरनेट फास्ट है, ठीक है, तो आपको लॉगिन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मीनिंग, वो डेटा जब डेटाबेस से यस। जाकर एक्सेस कर रहा होता है, सेम टाइम में कोई और यूज़र है जो सेम टाइम में कोई और भी यूज़र है जो सेम डेटाबेस को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। बस इतना है कि उसका एंटिटी या उसका जो डेटा है वो सेपरेट आईडी में स्टोर है, लेकिन कर तो रहा है वो सेम डेटाबेस को एक्सेस ना, यस सर। है ना? आप अगर डेटा भेजते हो, कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो कहाँ भेजते हैं? वो जाता है कॉमन सर्वर को। तो कॉमन सर्वर क्या बिजी रहता है, बोलता है कि अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट आया हुआ है, आप वेट करो। यस सर। तो ये बताइए मुझे, अगर मल्टी थ्रेडेड सर्वर नहीं होता तो क्या होता? अगर माई एसक्यूएल को मल्टी थ्रेडेड ना बनाया जाए तो प्रॉब्लम क्या आता? स्लो हो जाता। स्लो हो जाता। स्लो हो जाता, वेटिंग वेटिंग लिस्ट काफ़ी बढ़ जाता। अब आप ये सोचिए, अगर मान हाँ वो लीजिए कि वो सेम टाइम में आपके वेबसाइट पे 100 रिक्वेस्ट आ जाए और आपका वेबसाइट मल्टी थ्रेडेड नहीं है या मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है उस एप्लीकेशन के पास, तो क्या होगा? जब एक आदमी एक रिसोर्स को एक्सेस कर रहा होगा या रजिस्टर कर रहा होगा आपके वेबसाइट पे, तो दूसरा रजिस्ट्री के लिए क्या करेगा? वेट करेगा। जस्ट लाइक टिकट वाला कॉन्सेप्ट आप देखिए, जब आप टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पे जाते हैं तो एक व्यक्ति जब टिकट खरीद रहा होता है सेम टाइम में दूसरा टिकट नहीं खरीद सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसका जो टिकट काउंटर है एक कस्टमर के यस सर। साथ लॉक हो जाता है एक टाइम में, दूसरा टिकट नहीं खरीद सकता है सेम टाइम में। बाकी लोग क्या करते हैं? वेटिंग लिस्ट यस में सर। खड़े रहते हैं, वेटिंग में खड़े रहते हैं, है ना? हाँ। लेकिन अगर यस ऑनलाइन टिकट अगर सर, आप ड्राइंग में। खरीदेंगे तो क्या कोई किसी को रोक सकता है कि आप टिकट पहले ना खरीदो, पहले मैं खरीदूंगा, पहले आप ना खरीदो, वेट करो आप? नहीं। ऐसा होता है? नहीं। तो वहाँ पे एप्लीकेशन या जो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो जो नहीं मैनेजमेंट है वहाँ क्या है? मल्टी थ्रेडेड मैनेजमेंट है। यानी हमारा जो माई एसक्यूएल सर्वर है या एसक्यूएल सर्वर या अपाची सर्वर जो हम यूज़ करते हैं, सेम टाइम में जब वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा किसी पीएचपी पेज से, तो सेम टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। सेम टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है? गेट कर सकता है। कौन? आपका सर्वर। क्यों? क्योंकि सर्वर मल्टी थ्रेडेड है। गेट कैसे। समझ में आ गया मल्टी थ्रेडेड क्या है? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद है मल्टी यूज़र। मल्टी थ्रेडेड आपने एप्लीकेशन बनाया तो मल्टी यूज़र क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि आपके पास मोर देन वन यूज़र है जो सेम टाइम में क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे आपके डेटाबेस को यस। या किसी टेबल को। एक्सेस तो ये करें। तो मल्टी यूज़र है। अगर कोई चीज़ मल्टी यूज़र है तो वो किस लिए बना है? यस मल्टी सर। थ्रेडिंग के लिए, यानी मल्टी टास्किंग के लिए, है ना?
ऐसा होता है ना कि आपने Yes. लॉगिन कर लिया एक तरफ, जब लॉगिन कंप्लीट हो गया तो दूसरी तरफ आप चैटिंग कर रहे हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे एक तरफ चैटिंग भी कर रहे थे, इतनी ही देर में आपके फ्रेंड का Yes, sir. नोटिफिकेशन आ गया, आप उस पर भी जंप कर गए। तो ये सारा पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो पाता है? क्यों? क्योंकि आपका फेसबुक सर्वर सेम टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। अदरवाइज एक रिक्वेस्ट के आने Yes. पे और दूसरा रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ता, यानी थाउजेंड ऑफ यूज़र वेट करते रहते एक यूज़र के प्रोसेस का कंप्लीट होने पे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब रोबोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर। अब मुझे ये बताइए रोबोस्ट का क्या मीनिंग होगा? देखिए रोबोस्ट क्या होता है। रोबोस्ट का मीनिंग है अगर कोई सिस्टम मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी यूज़र है, मीनिंग सेम टाइम में मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस करना चाहेगा, सेम टाइम में मल्टीपल यूज़र एक्सेस करना चाहेगा, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। Yes. मल्टीपल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, साथ ही Accepted. साथ Yes, sir. जनरेट करता है रिस्पॉन्स सेम टाइम में। तो यहाँ पे सिस्टम का रोबस्ट होना ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि हो सकता है जब एक, अब आप यूँ समझो, अगर आप एक दुकान में जाते हैं, ठीक है, सेल्समैन को कहा आपने जींस निकालो, सेम टाइम में 10 कस्टमर आ गए, सेल्समैन अगर अकेला है तो वो बिजी हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. बिजी हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये नहीं समझ पाएगा कि पहले किसे रिस्पॉन्स Yes. करना है ना? सारे कस्टमर उसको क्या कर देंगे? परेशान कर देंगे, पहले मुझे दीजिए, पहले मुझे दीजिए, पहले मुझे दिखाओ, है ना? इसी बीच में कोई एक कस्टमर क्या कर सकता है? फ़ायदा उठा सकता है। जब सेल्समैन बिजी हो जाएगा, हो सकता है उसका एक पैकेट क्या करे, कोई कोई बायर जो है उठा वो के ले एक जाए। पैकेट चुरा ले, है ना? हाँ, तो sir. ठीक इसी तरीके से रोबस्ट एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास सिस्टम में सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है जब मल्टी यूज़र एक्सेस कर रहा होगा किसी मॉडल को, किसी टेबल को, तो उसी समय एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा बना रहे, यानी कोई गलत डेटा देकर उस डेटाबेस से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लिया जाए, है ना? Yes, sir. इसलिए इस माईएसक्यूएल सर्वर का या किसी डेटाबेस सर्वर का रोबस्ट होना भी क्या है? ज़रूरी है। इसी को कहते हैं जरूरी एसक्यूएल है। का सिक्योरिटी पार्ट। ठीक है? Yes. ठीक है जी। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी। लाइट कट गई है यहाँ, इसलिए ऊपर आ गया हूँ। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। क्या है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, या हाँ सॉरी माईएसक्यूएल, और उसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए माईएसक्यूएल का डेवलपमेंट कब किया गया? 1994 में। Four. डेवलप करने वाले जो लोग हैं उनका नाम है डेविड, और पहले वाले का नाम है मिचेल और डेविड। ये दो लोग हैं जिन्होंने डेवलप किया 1994 में एसक्यूएल को। और किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया होगा? SQL को। आरडीबीएमएस को। RDBMS को। Yes, sir. हाँ, आरडीबीएमएस के बेसिस पे ही बनाया ना ये एसक्यूएल। Yes, sir. जो पहला इंटरनल रिलीज रहा वो रहा 1995 में, ठीक है, मई, Yes, sir. 23 मई 1995 को पहला इंटरनल रिलीज रहा। इंटरनल रिलीज का मीनिंग ये होता है कि जब कोई टूल्स बनी है तो उसे पहले टेस्ट किया जाएगा एक लैब में, या जिन लोगों ने इसे बनाया है वो लोग इसे टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि ये टूल्स पब्लिकली रिलीज़ किया जा सकता है या नहीं। ये टूल जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है ये उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं। बात समझ में आ गई? Yes. Yes. इसलिए पहला इंटरनल रिलीज़ है। जैसे अभी आपने पहला वेबसाइट अपना बनाया, अभी आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो वेबसाइट आपने बनाई है क्या आपने उसे लाइव कर दिया है अभी? नहीं। नहीं सर। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, डे टू डे कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड कर रहे हैं। जब आपको लगेगा कि Yes. ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, यानी ये एप्लीकेशन रेडी टू यूज़ है, तो आप इसे क्या करेंगे? सर्वर पे लाइव कर देंगे, है ना? यस सर। ठीक है। तो अब इसका सबसे पहला जो वर्जन था वो इंटरनल 1995 में। नेक्स्ट है विंडोज़ वर्जन कब रिलीज किया गया? तो ये रिलीज़ हुआ 8 जनवरी 1998, यानी 3 साल तक इसे क्या किया गया? इंटरनली ये टेस्ट होता रहा। और इसमें जो जो कमी थी, ठीक है,
कई ऐसे इश्यूज आ रहे होंगे, जैसे डेटाबेस, चूँकि पहली बार डेटा माई एसक्यूएल डेटाबेस बनाया गया, ठीक है, आरडीबीएमएस स्टैंडर्ड को फॉलो करके, तो उसमें कई ऐसे इश्यूज आ रहे होंगे। हो सकता है प्रोग्रामर ने कोई कमी छोड़ दी है, ये सिस्टम मल्टी थ्रेडेड नहीं बन पाया, या मल्टी यूज़र इससे सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सिस्टम के रॉबस्टनेस में कुछ कमी है ना। यस सर। तो ये सारे इश्यूज होंगे। तो ये जब रिलीज़ हुआ, ये 3 साल बाद रिलीज़ हुआ विंडोज़ के लिए 1998 में, और ये पहला रिलीज़ किस पे आया, 95 पे, जो कि एक नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, एनटी फॉर नेटवर्क, ठीक है। यस सर। वर्जन 4 आया, सॉरी वर्जन 3, ये आया बेटा वर्जन में फॉर जून 2000, प्रोडक्शन रिलीज एंड जनवरी 2001। बेटा वर्जन का मीनिंग ये होता है कि आपको एक टूल्स बना के दिया गया है, इंडस्ट्री अभी इस टूल को बनाई है, तो रिसेंटली उस टूल को क्या कर रही है, इंडस्ट्री टेस्ट कर रही है, साथ ही साथ इसको यूज़र के बीच में, ठीक है, यूज़र के बीच में एज अ प्रोजेक्ट रखा गया है कि आप भी इसे क्या करो, टेस्ट करो। तो टेस्ट बेटा कर वर्जन सकते। का मीनिंग ये है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने लैब में तो टेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लाइव यूज़र को दे दिया है कि आप भी टेस्ट करो और बताओ इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। जब उसके इश्यूज़ और जब उसका रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें जब गैदर्ड हो गई, तो फिर इसे प्रोडक्शन रिलीज़ किया गया, इसे कब, 2001 में। वन में। यस। फोर्थ वर्जन आया फिर से बेटा वर्जन 2002 में, प्रोडक्शन रिलीज इसका कब आया, 2003। 2003 में, है ना, 2003, हाँ 2003 में ही, यूनियंस इसके नाम से। 4.1, इसी तरीके से कई ऐसे वर्जन आते गए। ज्योति अडॉप्ट्स माई एसक्यूएल फॉर डेटाबेस ट्रैकिंग। अब यहाँ पे डे टू डे इसे क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं माई एसक्यूएल अब फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला है। ये जो माई एसक्यूएल हिस्ट्री है, ये यही बताना चाहती है कि माई एसक्यूएल एक ऐसा प्रोडक्ट बन पाया जो आरडीबीएमएस स्टैंडर्ड को फॉलो करता था, और आरडीबीएमएस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है, जहां डेटा को ईजिली स्टोर किया जा सकता है इन अ सिंगल डेटाबेस और द मल्टीपल डेटाबेस, ठीक है। यस सर। तो ये सारे रिलीज आते रहे। अब है यहाँ पे एक नया ये जो एक वर्जन है जो आखिरी है वो मैं बता दूँ। सन माइक्रो सिस्टम एक्वायर माई एसक्यूएल, ठीक है, ए बी ऑन 26 फरवरी 2008। अब जब डेटाबेस कॉन्सेप्ट मार्केट में आ चुका है, तो लोग फाइल में डेटा क्यों स्टोर करेंगे, है या नहीं। यस सर। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। यस सर। हाँ, ये कंपनी जो है वो, ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। किसके लिए बनाती है, तो ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे अगर वॉशिंग मशीन है, तो उस वॉशिंग मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना था। ऐसी कंपनी इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है वॉशिंग मशीन के लिए, तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, ये जो सॉफ्टवेयर बनते थे, तो इसे बनाने के लिए खास लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी, ठीक है। ये लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में बना होता था, C++। क्यों, क्योंकि वो मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज कौन है, C++। इसमें प्रोग्रामिंग ईजिली किया जा सकता है, लो लेवल, है ना। यस। यस। तो ऐसे लैंग्वेजेस का यूज़ करके वो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी। बाद में जो है उन लोगों ने अपना खुद का लैंग्वेज बना लिया। ये सन माइक्रो सिस्टम कंपनी जो है, इसी कंपनी ने जावा को डेवलप किया था, ठीक है। यस सर। 1991 में जावा को भी टेस्ट किया गया था, पहली बार डेवलप करके 1991 में जावा को भी टेस्ट किया गया था। 1995 में जावा मार्केट में पब्लिकली रिलीज़ हुई थी, और जावा बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम की टीम के द्वारा, ठीक है। बाद में सन माइक्रो सिस्टम को क्या लगा होगा, सन माइक्रो सिस्टम को 2008 में, यानी कई समय तक, अब सोचिए जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा आ गया, तो वहाँ भी डेटा को स्टोर करना था। तो आप देखेंगे कि जावा में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, फाइल हैंडलिंग, यानी डेटा को स्टोर करना है कहाँ, फाइल के अंदर, किसी फाइल में। यस। तो बाद के रिलीज में उन्होंने सोचा, जब 2008 में उन लोगों ने डिसाइड किया कि फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है, ये डेटा को लॉन्गर स्टोर नहीं कर सकता है, साथ ही साथ ये इफिशिएंट नहीं है स्टोर कर पाना, ना ही सर्च कर पाना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया माई एसक्यूएल को, माई एसक्यूएल AB, ठीक है। यस सर। ये हो गया माई एसक्यूएल।
यस। यानी अब माइक्रोसॉफ्ट, अब जो सन माइक्रो सिस्टम है, अगर इस सन माइक्रो सिस्टम को किसी डेटाबेस का, यानी कोई सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे आपने पीएचपी में क्या बनाया, बैक। वेबसाइट, तो जो यस। लेआउट है और प्रोसेसिंग है, ये सब आप कहाँ करते हैं, फ्रंट एंड के लिए। यस सर। और जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बैकएंड है। माई सन माइक्रो सिस्टम यस क्या सर। बनाती है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाती है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, माई एसक्यूएल प्रोडक्ट को यूज़ किया कि अगर जावा में बने सॉफ्टवेयर, जावा में बने एप्लीकेशन, इनका डेटा अगर कहीं फाइल में स्टोर करना है, इसके बजाय अब डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा, माई एसक्यूएल में। यानी अब माई किसी एसक्यूएल सपोर्ट को, डेटाबेस। हाँ, तो अब माई एसक्यूएल सपोर्ट किसको मिल पाया, जावा को। ठीक है। यस सर। वर्जन 1.5 में प्रोडक्शन रिलीज आया 2008 में, 27 नव 27, हाँ, नवंबर 27। 27। यस। हाँ, 27 में। क्यों, क्योंकि जब जावा के साथ अगर माई एसक्यूएल का सपोर्ट आ गया है तो बहुत से लोग चाहेंगे कि अरे जावा में क्या बनाओ, फ्रंट एंड, यानी सॉफ्टवेयर बनाओ, और जो डेटा स्टोर करना है वो माई एसक्यूएल में स्टोर करो। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर, बहुत से लोग माई एसक्यूएल जो है वो चाहेंगे ना कि इसका प्रोडक्शन रिलीज अवेलेबल हो। क्यों, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना है उसके यस। साथ बैकएंड सपोर्ट क्या हो, माई एसक्यूएल हो। तो माई यस। एसक्यूएल को इसने यूज़ किया। अभी क्या फीचर्स है माई एसक्यूएल का, ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, हाई यस। अवेलेबिलिटी है, यानी डेटा आप इसमें जितना चाहे स्टोर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है। हाँ, यस। आपके हार्ड डिस्क पे भी लिमिट करता है। आपके हार्ड डिस्क का जो लिमिटेशन है, आप उसी के हिसाब से डेटा स्टोर करेंगे ना, कि अननेसेसरी जितना मर्जी आएगा करते चले जाएंगे। क्यों, यस। क्योंकि अगर इसका प्रोडक्शन रिलीज आप यूज़ करोगे तो वो कहीं सर्वर पे रखा होगा। सर्वर भी तो क्या करता है, स्टोरेज कैपेबिलिटीज यूज़ करता है ना। यस सर। ठीक है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रन एनीथिंग, यानी इसके साथ क्या है, आप डेटा स्केल कर सकते हैं ईजिली। क्या क्या डेटा आपने स्टोर कर रखा है उस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने बताया। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग ये है कि अगर हम रखे हुए डेटा को ईजिली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ईजिली ट्रैक कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। यस। हाँ। एंड रन एनीथिंग, रन एनीथिंग का मीनिंग है कि आप जो भी सोच रहे हैं डेटा, डेटा के बारे में, यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप जो सोच रहे हैं कि मेरा डेटा ऐसे अरेंज हो, मेरा डेटा इस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डेटा एक टेबल में इस फॉर्मेट में रखा होना चाहिए, डेटा को मल्टीपल टेबल में रखेंगे, इसको रिलेट करेंगे, डेटा यहाँ से सर्च करना है, मल्टी डेटा से, मल्टी टेबल से क्या करेंगे, डेटा को फैच करके लाएंगे, यानी सेम टाइम में मल्टीपल टेबल से डेटा यस को सर। लाना। तो ये सारा पॉसिबल है किसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल। इसलिए कहा जा रहा है कि रन एनीथिंग, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ऐसे ऑपरेशंस के लिए। रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट, ट्रांजैक्शनल सपोर्ट का मीनिंग क्या हो गया, ये एक खास टर्म है जो पूछा जाता है एसक्यूएल में। ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये है, अगर आप एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेम यस। टाइम में कितने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत लोग। बहुत लोग करते हैं। क्या वो एक ही एटीएम से करते हैं, नहीं। क्या एक एटीएम से सेम टाइम में मल्टीपल ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, नहीं। नहीं। तो इसी को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। ठीक है। अगर यस। कोई ऐसा, मीनिंग है कि कुछ ऐसे टास्क है जिनका लॉक होना जरूरी है एक टाइम में एक ही यूजर के लिए, तो ऐसे सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करेगा, एसक्यूएल। यस। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद वेब एंड डेटा वेयर हाउस स्ट्रेंथ्स, ये सारे टर्म्स हैं जिसको आगे देखेंगे और समझेंगे। यानी आप एसक्यूएल को किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वेब के साथ। अगर आपके पास कोई डेटा वेयर हाउस है तो आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। यस। यानी आपके वेब एप्लीकेशन के साथ आप एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। आप डेटा वेयर हाउस बनाओ। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं, मीनिंग वहाँ डेटाबेस हम क्रिएट कर लेंगे। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है अब स्ट्रॉन्ग देखिए डेटाबेस प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग डेटाबेस प्रोटेक्शन क्या होगा, डेटा को सिक्योर करना। हाँ, डेटा सिक्योर करना, यानी जो भी डेटा है हमारा वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर मान लीजिए लॉगिन आपने किया और लॉगिन के लिए पासवर्ड स्टोर किया, तो क्या वो पासवर्ड अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए,
नहीं। प्रोटेक्टेड होना चाहिए। साथ ही यस साथ अपने आपका जो टेबल है क्या उसे कोई भी एक्सेस कर ले या उस पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? सर, मीनिंग, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या यूज़र को परमिशन है कि वो एडमिन का डेटा देख सके? नहीं। एडमिन को परमिशन होगा कि वो यूज़र का डेटा देख सके? नहीं। हाँ, एडमिन, क्योंकि क्या है, किसी भी एडमिन क्या होता है, कंट्रोलर होता है ना, वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी यूज़र को, पर यूज़र नहीं कंट्रोल करेगा एडमिन को। जैसे एडमिन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा यूज़र को, यूज़र क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है अपने वेबसाइट में या अपने सॉफ्टवेयर में, है ना। यस। यूज़र क्या करता है, अलाउ करता है कि हाँ यूज़र तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई ऑपरेशन एडमिन के एडमिन के एडमिन के परमिशन के बिना किया जाए तो तो क्या दे देगा, वार्निंग दे देगा। यस। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। आप इस टेबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारा भी हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉक कर सकते हैं डेटाबेस को, या टेबल को कैसे लॉक कर सकते हैं जिससे हम प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन यस। प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। कंप्रहेंसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ईज, ओपन सोर्स एंड फ्रीडम, और लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑनरशिप। देखिए यहाँ पे कंप्रहेंसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो ये आपका क्या है, कंप्रहेंसिव है। कंप्रहेंसिव का मीनिंग ये होता है आपका सॉफ्टवेयर कैसा भी हो, अगर आपको डेटा स्टोर करना है, ये कैपेबिलिटी किसके पास है, एसक्यूएल के पास, तो ये कंप्रहेंसिव है। मीनिंग ये दोनों ही क्या है, फ्रेंडली वर्क करेगा। आपका यस। आपका जो लैंग्वेज है, अगर मान लो आप पीएचपी में आप पीएचपी में वेबसाइट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो कंप्रहेंसिव है या नहीं, एसक्यूएल के साथ वो इजीली यूज हो रहा है या नहीं। यस। अगर कोई डॉटनेट में बनाता है सॉफ्टवेयर, और डॉटनेट में सॉफ्टवेयर बनाए या डॉटनेट में वेबसाइट बनाए, तो वो एसक्यूएल का सपोर्ट लेगा, ठीक है, डेटा स्टोर करने। तो क्या वो उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं, हाँ। कर सकता है। जावा में बने यस। एप्लीकेशन भी कंपैटिबल होंगे एसक्यूएल के साथ। तो ये यस। कंप्रहेंसिव है हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो उसके साथ हम एसक्यूएल सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल के साथ कंपैटिबिलिटी अवेलेबल है। मैनेजमेंट ईज हो जाएगा, अगर हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, मैनेजमेंट ईज है। तो ये सारे सर्टेन फीचर्स है, आपके इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें से दो चार चार पांच बता सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको यस। फ्रीक्वेंट यूज़ करने लग जाएंगे तो आपको फीचर्स खुद पे खुद बताने आ जाएगा कि हाँ ये फीचर्स है, मैंने डेटाबेस पे ये काम किया है और ये ईजिली होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट ईज। साथ ही साथ ये ओपन सोर्स है तो फ्रीडम है कि हम यूज़ कर सकते हैं इसे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जब हम कॉमर्शियल यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एसक्यूएल कम्युनिटी को। 24/7 सपोर्ट, यानी 24 घंटे दिन के साथ, सातों दिन और 24 घंटे हम कभी भी सपोर्ट लेना चाहें एसक्यूएल का, हमें सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे मेरा डेटाबेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ट्यून नहीं कर रहा, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन लूज है, ठीक है, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, अगर हमें सपोर्ट डेटाबेस में कोई एरर आ गया तो वो सारा सपोर्ट अगर हमें चाहिए, तो जब हम पे करते हैं तो उस पेमेंट के बदले में क्या मिलता है, सर्विसेज मिलता है। ये सर्विस कौन देगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, तो वो एसक्यूएल कम्युनिटी है जो प्रोवाइड करेगी, जो भी एसक्यूएल को क्या कर रही है, ऑनर कर रही है, वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ यहाँ लोएस्ट टोटल कॉस्ट होगा ऑफ ऑनरशिप, यानी कम से कम बजट में आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्यों, कैसे, ये बताइए। अगर आप डेटा फाइल में स्टोर करोगे तो फाइल क्या करेगा, फिजिकली स्टोर होगा आपके डिवाइस पे, तो यस वो सर। धीरे धीरे क्या करेगा, आपके साइज को, है कम ना, घट कम हाँ, है सर। हाँ, तो जो स्पेस आपका, कम। हाँ, स्पेस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यस। फुल हो जाएगा। तो आपका जो हार्ड ड्राइव है या फ्लॉपी ड्राइव है वो फुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेटाबेस में रखेंगे तो डेटाबेस में क्या कर सकते हैं आप, लाइट डेटा, हैवी डेटा, जो भी है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप रख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लो कॉस्ट में। यानी यस। आप यूँ समझ लीजिए कि 1 GB में अगर आपने 1 GB फाइल रखा है, तो अगर आप एसक्यूएल में रखोगे वही 1 GB, तो 1 GB की जगह पे आप 4 GB तक या 5 GB तक जैसा कोई टेक्स्ट डेटा रख सकते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ, यस सर। ठीक। तो ये था एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या है और डेटाबेस क्या है, ये सारा हो गया। यस।
अब यहाँ पे हम इस टूल्स को समझते हैं, हमें इसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा ये यूज़र यानी ये यूआई, ये देख रहे हैं ये बटन है ना, ये यस सारे बटन्स हैं। जैसा कि हमने बटन बनाया है बूट स्ट्रैप में, तो ये बटन है, साइड बार है, ये सारा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस यूआई को समझते हैं। अगर इस यूआई को हम समझ लेंगे तो हम इसके आधे फंक्शंस को समझ जाएंगे, इसमें क्या करना सही है और इसे कैसे किया जा सकता है यूज। ठीक इसी तरीके से हम बाद में सीखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएचपी माई एडमिन जो क्या है, माई एसक्यूएल एक टूल है। इस टूल का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको टूल्स में एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। अगर आप माई एसक्यूएल यूज करते हैं तो आपको यहाँ क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। डेटाबेस। बाद में हम समझेंगे। आपके पास डेटाबेस का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होगा एसक्यूएल टूल का। जैसे ओरेकल है, तो ओरेकल में मैनेजमेंट जो होता है वो यूज़र लेवल होता है। अगर आप एसक्यूएल में करेंगे तो वो डेटाबेस लेवल होगा। यानी सबसे पहला स्टेप है एसक्यूएल को यूज़ करना कि आप डेटाबेस क्या करो, क्रिएट करो। क्रिएट करना है, यस। ठीक है, अगर आप एसक्यूएल के अलावा ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप वहाँ क्या है कि आपको क्या क्रिएट करना होगा, यूज़र। ठीक है, यस वहाँ सर। यूज़र क्रिएट करने के बाद जब यूज़र एक्सेस ले लेगा तो उस यूज़र के इनसाइड हम क्या करते हैं, अपने टेबल यानी कि जो भी हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है हम उस यूज़र के अंदर रखते हैं, यूज़र के अंदर। और यस यहाँ पे क्या है, हम एक डेटाबेस बनाते हैं और यूज़र भी बनाते हैं। किसी डेटाबेस को यूज़ करने वाला कोई एक यूज़र होगा, हो सकता है मल्टीपल यूज़र एक डेटाबेस को यूज़ कर रहा हो, पर जब आप ओरेकल यूज़ करेंगे तो एक सिंगल यूज़र, ठीक है, सिंगल यूज़र यस सर। सिंगल ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को जो उसी यूज़र का है उसको यूज़ कर सकता है। तो ये दोनों सारा ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ओरेकल में, कैसे करते हैं एसक्यूएल में, पर सेम टाइम में नहीं। जब आप एसक्यूएल सीख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ओरेकल में ये काम कैसे करते हैं। तो एक दो डेमो दे दूंगा मैं, बाद में अगर आपको करना होगा वो ओरेकल वाला पार्ट तो आप कीजिएगा। यस हाँ, वैसे ये देखिए यहाँ पे ये साइड बार में आपको यहाँ न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। क्या मैं इसे जूम कर दूँ? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो न्यू का ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। किस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस का ऑप्शन आ गया। कह रहा है डेटाबेस का नाम बताइए, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम बता दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, हम उसे डिलीट कर लेंगे पुराना वाला। वैसे एक मिनट, यहाँ जो व्यवहार चलाया गया था यूनिवर्सिटी के बीच, उसे खत्म करने के लिए ये पोर्टल है और विकास के लिए पोर्टल है। किराना में सिर्फ मुद्दा है, मोदी बताओ, देश बचाओ, राहुल गांधी बुलाओ। भारत का असर किराना में मुस्लिम वोटरों में साफ दिखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति चौधरी और सपा की तबस्सुम असर के बीच सीधी टक्कर है। मुस्लिम वोटरों का रुख महागठबंधन की तरफ देखा तो फटने का रिएक्शन केरला के हिंदू वोटरों में दिखा। सपोज मुझे यहाँ पे स्टोर करना है केरला में उन्होंने इन्हें सबसे पहले पकड़ कंपनी का डेटाबेस, कंपनी का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपनी का डेटा, डेटाबेस का नाम ही ले लेता हूँ कंपनी। अगर मुझे स्कूल का डेटा स्टोर करना है तो मैं अपने डेटाबेस का नाम स्कूल ही रख देता हूँ, तो मैं यहाँ स्कूल रख देता हूँ, मोदी जी ये विकास के ऊपर वोट कर रहा है। मेनली हमारा उनका मुद्दा है विकास के ऊपर। हमारे देश में जो विकास हुआ है स्कूल मोदी डेटाबेस। जी की यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन, देख रहे हैं। राज करें। यस इस कलेक्शन को हम बाद में समझेंगे, इस कलेक्शन का अभी कोई यूज़ नहीं करना है, नॉर्मली अभी से रहने देंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि आपके पास कितने डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है, टोटल कितने डेटाबेस है। 6। हाँ, यहाँ पे सबसे पहला है इंफॉर्मेशन स्कीमा। ये डेटाबेस कौन यूज़ कर रहा होगा इसके बारे में भी बाद में जानेंगे। यहाँ पे लाइव एसक्यूएल यूज़र का बनाया हुआ है। माई यस सर। एसक्यूएल डेटाबेस, यानी जब एसक्यूएल आया तो इसके साथ ये बिल्ट इन है। परफॉर्मेंस स्कीमा, पीएचपी माई एडमिन और टेस्ट, ये सारे डेटाबेस जो है, कुछ डेटाबेस सिस्टम डिफाइंड है और कुछ डेटाबेस यूज़र डिफाइंड है। इसमें जो सिस्टम डिफाइंड है मैं मार्क कर देता हूँ। जब आप पहली बार कोई डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ जो आपको डेटाबेस पहले से जो डेटाबेस अवेलेबल होगा, इसमें जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होगा यस वो है माई एसक्यूएल स्कीमा, सॉरी माई एसक्यूएल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं होगा ये क्योंकि सिस्टम डिफाइंड है ये।
देखिए जो भी सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है आप देखेंगे वो सारा डिजेबल है। अगर हम अपना यस बनाया हुआ डेटाबेस पिक करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। तो PHP माई एडमिन। हाँ, सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस कौन सा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस स्कीमा। ये पीएचपी माई एडमिन है क्या और ये यूज़र डिफाइंड क्यों है? पीएचपी माई एडमिन देखिए, एसक्यूएल एक अलग प्रोडक्ट है ना। यस सर। इस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, कोई दूसरी कंपनी है जो रैप कर रही है और कह रही है कि एक सर्वर के अंदर हम माई एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कभी पीएचपी में बने एप्लीकेशन को डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है तो वो सर्वर पे ही क्या करेगी, डेटाबेस अवेलेबल कर देगी। तो इसको जब कोई थर्ड पार्टी यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं पीएचपी वालों ने क्या किया होगा, पीएचपी माई एडमिन बनाया होगा अपना डेटाबेस। यस सर। ठीक है, तो हम चेक करना चाहें तो हम जा सकते हैं कि पीएचपी माई एडमिन में क्या क्या टेबल या क्या क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देखिए इसके अंदर इतना कुछ बना हुआ है, बुक मार्क, सेंट्रल कॉलम, कॉलम इन्फो। आप सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक भी करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या टेबल है, क्या क्या डेटा है, देख रहे हैं, यस है ना। ये बता रहे थे ग्राउंड जीरो इस से तरह आप लेकर देख सकते हैं, जो भी डेटा होगा दिखाएगा, पर यहाँ कोई डेटा है ही नहीं, इन सब में खाली पड़ा है। तो जो भी डेटा अवेलेबल है वो दिखाएगा, जो डेटा अवेलेबल नहीं है सीधा लिख देगा नो दोनों डेटा। शामिल हैं। अगला एक सवाल इससे वाजिब बनता है, चलिए, एक संगठन की ओर से एक धर्म विशेष को अपील की गई थी। अबकीबार तो जमाते हम वापस हिंदने चलते हैं न्यू में। की सात अब हम यहाँ पार्टी पे को एक नया वोट की डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं खुद का, अपनी स्कूल, आदत पड़ोसी क्या ये असर आती है। स्कूल, और यहाँ क्रिएट पे यस क्लिक कर दिया। अभी लोगों तक पहुंचने में आपके इसका जो सबसे अच्छा है बिल्कुल नहीं है। हम ये क्या डेटाबेस कोई क्रिएट हो लोगों गया। यस देखना चाहते हैं अब हम डेटाबेस कहाँ क्रिएट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे स्कूल हमने बनाया, स्कूल क्रिएट है। यस सर। अब फिर से जाते हैं न्यू वाले में, ये संदेश देखिए पहुंचा है यहाँ फिर से आ रहा है डेटाबेस बनाने। लोगों तक यस सर। अगर नया क्रिएट करना है फिर से क्रिएट कर लेंगे। अगर कोई डिलीट करना है डेटाबेस तो हमें डिलीट कैसे करना है इस इंटरफेस से हम सीखेंगे। सपोज यहाँ पे कुछ डेटाबेस है जो अननेसेसरी है, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये लाइव एसक्यूएल, ये जो लाइव एसक्यूएल डेटाबेस है हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ चेक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डेटाबेस, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप डेटाबेस लाइव एसक्यूएल। तो ये आपको एक मैसेज देगा, रीड करते ही आप समझ पा रहे हैं कि आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आपने ओके कर दिया। हमें इसे नहीं रखना है तो हमने ओके कर दिया, ये डेटाबेस क्या हुआ, रिमूव हो डिलीट गया, हुई। डिलीट हो गया, है ना। तो ठीक, जो भी डेटाबेस आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस कभी भी डिलीट नहीं होना चाहिए। वैसे वो ऑप्शन आपको अवेलेबल भी नहीं होगा, आप देख लीजिए, चेक नहीं कर सकते हैं आप डिलीटिंग के लिए। लेकिन जो यूजर डिफाइंड है आप उसे चेक कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, है ना। देश के लिए कार्य यस किए जा सर। रहे हैं। अगर आप चेक ऑल भी करेंगे तो देखिए जो भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस है वो चेक हो गया, लेकिन जो भी सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है वो चेक नहीं हो रहा, मीनिंग आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम डिफाइंड है, सिस्टम के बेसिक रिक्वायरमेंट में है ये, इसलिए हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई, डेटाबेस कैसे यस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे डिलीट करेंगे। यस सर। चलिए, तो हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया, डेटाबेस देख भी लिया। अब यहाँ पे एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस हमें नहीं रखना है, तो हम कहाँ जाएंगे, न्यू पे, और जो भी डेटाबेस हमें नहीं रखना है हम उसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। ये वार्निंग देगा हमें, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, कंफर्म डायलॉग बॉक्स, मैंने कर दिया हाँ कंफर्म, डिलीट करना चाहते हैं। अब हमारे पास टोटल यूजर डिफाइंड डेटाबेस कितने हैं, 2 3 दो। टोटल डेटाबेस 5 है, जिसमें 5 से है। टोटल यूजर डिफाइंड डेटाबेस कितने हैं, स्कूल 2 और पीएचपी एडमिन, तो टोटल 2 हैं। डेटाबेस पहचानना आ गया, यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। यस सर। सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सर्विसेज, ठीक है। यस सर। क्यों? जब आप एसक्यूएल स्टोर करेंगे तो एसक्यूएल के पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके अपने डेटाबेस में स्टोर होगा, किसी स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, तो इसलिए उसने हमें प्रोवाइड किया है एज अ डेटाबेस वो सर्विसेज, जो सर्विसेज का यूज़ करके हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकेंगे। डैट हो गया, आप ये चीज़ समझ गए। यस यस सर। चलिए, तो अब हमने एक स्कूल डेटाबेस बनाया। अब इस डेटाबेस में क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए। जब आप किसी भी डेटाबेस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको माइनस का है ना, माइनस साइन दिख रहा है, मीनिंग आप यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं देख पा रहे, कुछ भी नहीं है इसमें, ये इम्प्टी है, यस सर। ठीक है। ये डेटाबेस अभी इम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं,
जैसे ही किसी एम्प्टी डेटाबेस पे जाएंगे ये आपको एक ऑप्शन देगा और कहेगा नो टेबल्स आर फाउंड इन डेटाबेस। तो एक डेटाबेस में टेबल है या नहीं ये पता करने का तरीका लग गया। यस सर। ये आपको नोटिफाई कर देगा नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। अब हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। कैसे टेबल क्रिएट होता है ये देखेंगे अब हम। टेबल क्रिएट के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप अपने टेबल का नाम बताएं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। नाउ। तो हमने एक नाम ले लिया। स्कूल नेम का डेटाबेस है तो इसमें अगर हम डेटा रखेंगे तो किसका डेटा रखेंगे, किसी स्कूल का। स्टूडेंट। यस सर। स्कूल का, स्कूल में कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट्स। है ना, स्टूडेंट्स। तो हमने ये रख लिया। जैसे क्लिक किया आपने देखा वहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये सर्टेन कॉलम्स आ गया। यस। ठीक है, अब इसको हम फिर से बैक करते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। अगर आप बैक कर देंगे तो कोई भी टेबल क्रिएट नहीं होगा, देखा आपने। यस। चलिए फिर से क्रिएट करने जा रहे हैं हम। स्टूडेंट मॉडल, मॉडल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट। यानी ये एक ऑब्जेक्ट भी है, बता दिया है मैंने। यस सर। यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बता रहा है 4। इसका कहना है अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट आपको कितने कॉलम बनाने दूंगा, 4। 4। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा लो, 10 कर लो, 100 कर लो, कर सकते हैं ना। यस सर। देखिए वैल्यू चेंज हो गया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसे 4 ही रहने देते हैं। जैसे 4 पे क्लिक करेंगे, गो करेंगे, ये मेरे सामने लेकर आ जाएगा 1 2 3 4, 4 कॉलम। देखा आपने। यस सर। फिर से बैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं आ गया स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करने, टेबल क्रिएट करने। और यहाँ पे अब मुझे डेटा स्टोर करना है। पहले आप लिस्ट कीजिए कि आपके पास कितने डेटा है स्टोर करने के लिए। ठीक है, किसी Yes, भी sir. टेबल को जब क्रिएट किया जाता है तो पहले मैं फाइंड आउट करना होता है हमें कितने डेटा को स्टोर करना है। जितना डेटा होगा एट्रीब्यूट भी हमारा उतना ही होगा, है ना। यस। यस। अगर आपको नेम और जेंडर स्टोर करना है तो एट्रीब्यूट कितने होंगे, 2। अगर आपको आईडी जेंडर नेम स्टोर करना है तो कितने, 3। 3 होंगे। तो मुझे यहाँ पे स्टोर करना है नेम जेंडर, ठीक है। यस सर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ। सपोज मुझे कोई 6 डेटा स्टोर करना है, देखेंगे बाद में है या नहीं ज़रूरत। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सबसे पहले मुझे स्टोर करना है स्टूडेंट नेम। ठीक है, नेम हो गया, नेम, नेम के बाद है यहाँ पे जेंडर। और बहुत अच्छा मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को बहुत सुविधाएं मिल गई हैं और सबसे अच्छा काम तो सर्विस स्टार्ट किया है हमने। मोबाइल, É sort of first, the aggressive move from Downey, the sensors smile over the pathway, and if they're fast this time, they've reached 50 for the last this season. They've lost those 2 weekends. Crucial. और क्लास। तो मुझे ये डेटा स्टोर करना है, नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ एड्रेस मोबाइल और क्लास। ये आपने देख लिया। हेलो, यस सर। हाँ आपने देख लिया। कितने डेटा है यस टोटल, सर। टोटल कितने डेटा है, 6। 6। तो हमें स्टोरिंग के लिए कॉलम कितना बनाना पड़ा, 6। 6। ठीक है, 1 मिनट। Another important wicket as well is the form to be detrimental for Rajasthan Royals. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपने मर्जी से वोट डालना है, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, किसी के साथ नहीं कोई होली हुई, जिसको जो अच्छा लगा। तो आपने कॉलम नेम तो डिफाइन कर लिया, टेबल नेम भी डिफाइन कर लिया है, कितने कॉलम चाहिए थे ये भी आपने बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, नेम। नेम बताने जा रहे हैं Yes. क्या, आपके एट्रीब्यूट का क्या नाम है या आपके कॉलम का क्या नाम है। क्लियर, नाम। यस सर। ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे दूसरा जो कॉलम आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि टाइप, आपका टाइप क्या है।
अगर आप नेम स्टोर करेंगे तो नेम का टाइप क्या होगा, तो अब हमें समझना होगा डेटा टाइप, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। देखिए ये टेबल है, इस टेबल को आप देख पा रहे हैं। यस सर। यहाँ नेम, सब्जेक्ट, अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में कैसा इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, कोई टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट। ठीक है। यस। उस टेक्स्ट का कुछ टाइप होगा। अगर हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यस। यहाँ पे भी कुछ अल्फ़ाबेट स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना होगा, ओनली अल्फ़ाबेट A to Z, ये अल्फ़ाबेट में कोई भी सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट स्टोर करना हो तो आप कौन सा टाइप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बताते हैं। आपको लेना होगा टेक्स्ट, मिल गया एसक्यूएल के अंदर टेक्स्ट, यानी ये मेरे पास कैसा टाइप यस होगा, टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि नेम में टेक्स्ट। अल्फ़ाबेट वैल्यूज आना है, इसलिए हम यहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर भी मेरा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट। डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट। हम ले सकते हैं सर। टेक्स्ट में किसी भी टेक्स्ट डेटा को रखा जा सकता है। मोबाइल भी है तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल में भी हमें क्या रखना है, कोई टेक्स्ट टेक्स्ट। इन्फॉर्मेशन। और क्लास है तो क्लास में भी क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट। टेक्स्ट में किसी भी डेटा को रख सकते हैं। आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था, इवन कि पीएचपी में भी बताया था मैंने, जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग में किसी भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यस सर। इवन कि आपने देखा होगा जावा स्क्रिप्ट में जब आप कुछ इनपुट, जब आप कोई इनपुट देते थे, जब कोई इनपुट एक्सेप्ट करते थे तो देखते थे आप, जैसे आपने दिया 77 तो ये 77 को 74 ना कर, 77 को 14 ना करके वो 77 कर देता था। क्यों, क्योंकि वो यस। स्ट्रिंग समझता था उसे हाँ। और कॉन्कैटिनेट कर देता था। मीनिंग ये है कि हम टेक्स्ट वाले डेटा में हम किसी नंबर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यस। तो अगर मेरे डेटा का टाइप टेक्स्ट है तो वो किसी भी टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर कर लेगा। सकते। क्लियर है। तो अभी यस। इजली मतलब आसानी से अभी समझने के लिए अभी मैंने इसे नॉर्मली सिर्फ टेक्स्ट रख दिया। बाद में हम देखेंगे और क्या टाइप हम रख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब आइए वापस इस टेबल में, अगर आपको नेम स्टोर करना है तो नेम का कुछ लेंथ होगा, अगर आपको सब्जेक्ट स्टोर करना है उसका कुछ लेंथ होगा, अगर आपको फी स्टोर करना है उसका कुछ लेंथ होगा, और अगर आपको आईडी स्टोर करना है उसका भी कुछ लेंथ होगा। लेंथ। तो अगला अगला जो वैल्यू हमें देना है, क्या देना है, लेंथ। लेंथ। अब अगर आपको नाम स्टोर करना है तो आपको लेंथ देना होगा। अब आप कितना लेंथ देंगे, कोई सोचेगा चलो 5 दे देते हैं, क्या 5 इनफ है। नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नाम या किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना हो, हार्डली मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 20। 20 कैरेक्टर का, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि 50 कैरेक्टर्स इनफ है किसी नाम को स्टोर करने के लिए। यस। कंसीडर करना आ गया कि अगर मेरे पास कोई डेटा है तो उसका टाइप टेक्स्ट होगा, अगर टेक्स्ट है तो उसका कुछ लेंथ होगा। यस। चलिए, जेंडर को स्टोर कितने में किया जा सकता है, 5। है ना, 6। यस। 6। यस। ये हो गया, देखिए 3 3 6 और 5, यस। यानी कहीं ना मेल और फीमेल स्टोर करना है तो हमें 5 कैरेक्टर चाहिए मेल के लिए और 6 के लिए। तो कितना दे दे, 11 दे दे। यस। नहीं, हम 6 देंगे। क्यों, क्योंकि 6 में ही क्या आ जाएगा, लेस फीमेल आ देन, जाए। हाँ यस। 6 में मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ फीमेल भी जाएगा, है। पर इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो ये आ गया नॉट 11। क्लियर है ना। यस सर। डेटा कंसिडरेशन समझ में आ गया, किस तरीके से आपका डेटा कंसीडर करना है, कैसे उस डेटा के लिए आपको लेंथ डिफाइन करना है, तो लेंथ भी डिफाइन करना आ गया। अब डेट ऑफ यस सर। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किसी किसी को किस तरह एंट्री करना होगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसे एंट्री कर रहा है, 12/12/2012, इस तरीके से आप एंट्री कर रहे हैं। और अगर इसी के जगह पे अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे एंट्री करना चाहा, 12 जनवरी 2012, ये थोड़ा अच्छा लगता है ना। ये डेटा यस जो सर। है ये डेट ऑफ बर्थ के लिए अच्छा है। हाँ, तो ये फॉर्मेट अगर हमें यूज़ करना है तो इसके लिए कितने कैरेक्टर को स्टोर करना होगा, 3 3 6 7 7 चेंज है। 4 11, यानी टोटल 11 कैरेक्टर्स। देखिए ईयर आएगा 4 कैरेक्टर्स का,
यस मंथ आएगा 3 तीन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स का और 2, तो 4 3 7 2 9, 9 2 11, 2 डैश ले 11। लिया। हाँ तो 9 2 11। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 11, टेक्स्ट डेटा 11। अब किसी का एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करने के लिए कितने कैरेक्टर इनफ होंगे, कितने कैरेक्टर्स इनफ होंगे? 100। 100, तो यहाँ 100 ले लेते हैं। अगर मोबाइल स्टोर करना है तो कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? 10। 10 इनफ है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा करें कि 20 ले लें? नहीं सर। लिया जा सकता है पर नहीं लेना चाहिए, ये सही नहीं होगा। अगर हम यूज़र को अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे कि आप मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ऐड कर दो मोबाइल नंबर में, तो वो क्या करेगा, सेम टाइम में कर सकता है, ऐसा है ना? यस सर, यूज़र 12 कर सकते। हाँ मतलब वही है, डायरेक्टली इसमें क्या करेगा, इनवैलिड डेटा फीड कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि डेटा इनवैलिड आए, वैलिड डेटा है 10 कैरेक्टर्स का है, काफ़ी होगा। अगर क्लास ऐड करना है मुझे, तो क्लास किस तरीके से आना चाहिए देख लीजिए। कैसे इनपुट करेंगे हम क्लास, सीधा इस तरह 1 2 3, है ना, यस सर। 4 5, इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हम रोमन नंबर का हेल्प ले रहे हैं। यस ये क्लास इंडिकेशन के लिए ये सही है। अगर एक स्कूल है, उस स्कूल में कितने क्लासेस तक क्लासेस होंगे? 10th 10th। 10 12th। यस हाँ 10th 12th मैक्सिमम, तो मान लेते हैं 12th। यस। अगर 12th रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, एक्स 3। यस 3 3 एक्स ये लगे कैरेक्टर। और ये हो गया 12। तो कहीं ना कहीं यस 3 कैरेक्टर, तो अब हमें इसके लिए हार्डली इनफ कितने हो गए, 3 कैरेक्टर्स। तो यस क्या मेरा डेटा ये जो स्टूडेंट मॉडल है कंप्लीट हो गया, यस सर। है ना? तो पहला हमें क्या डिसाइड करना है, एट्रीब्यूट का नेम यानी कॉलम नेम, उस कॉलम का टाइप क्या होगा और उस कॉलम का लेंथ कितना होगा। ये चीज़ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। अगर मान लीजिए ये टेबल को मैं बनाऊँ, तो इस टेबल को बनते ही इसमें कोई वैल्यू आएगा या नहीं? तो ये कह रहा है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है नन। देख रहे हैं? यस मैंने कहा था कि अगर आपके पास डेटा मिसिंग है, कोई भी डेटा ना हो, तो आप उसके जगह पे नल डिफाइन कर सकते नल कर सकते। यस हैं या आप कोई डेटा डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यस तो पहले हम नॉर्मल रहने देते हैं इसे नन, बाद में हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, इसमें से हम ये 2 ऑप्शन चेक करेंगे, एक एज डिफाइंड और दूसरा नल। नल। अब हमें इसे क्रिएट करना है। क्रिएटिंग से पहले हमने देख लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद अब एक कलेक्शन आ रहा है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही रहने दें। ठीक है, यस कुछ भी कलेक्शन सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो आपसे ऐसा ही कलेक्शन का नाम दिया जा रहा था, है ना? यस ये पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई नाम स्टोर होगा तो उस नाम का कलेक्शन कैसा होगा। तो हम नहीं बताना चाहते उसका कलेक्शन कैसा होगा। कैसा ठीक हो। है, हाँ, हो सकता है कलेक्शन एरे हो सकता है कलेक्शन किसी बाइनरी फॉर्म में हो। ठीक है, बाइनरी कहने का मतलब होता है कि आप कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बाइनरी वैल्यू है, कोई बाइनरी डेटा होगा, तो उसका कलेक्शन कैसा हो जाएगा, बाइनरी। तो हम ये सारा मेंशन नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसे लीव कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है एट्रीब्यूट्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर आपने कहा था एट्रीब्यूट, तो हमने मान लिया नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है। अगर आप डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट में दे रहा है बाइनरी, अनसाइंड, अनसाइंड, जीरो फॉल और ऑन अपडेट करेंट स्टाम्प। तो हमें ये एट्रीब्यूट सिलेक्ट नहीं करना है। मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास नेम, टाइप, लेंथ, इन सब को स्टोर करने के बाद उसका एट्रीब्यूट कैसा रखना है, यानी कहने का मीनिंग ये है कि एट्रीब्यूट का भी तो एट्रीब्यूट होता है यस सर। है ना? तो इसलिए इसे कहा जा रहा है कि एट्रीब्यूट जो आपने बना रखा है, जो भी आपने कॉलम रखा है, उस कॉलम का क्या एट्रीब्यूट है। ये सारे इंफॉर्मेशन कहे जाते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन जानते हैं क्या होता है? नहीं मेटा इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटा इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? यस यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। जैसे अगर नाम है तो नाम स्टोर हुआ, एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसका इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट। टेक्स्ट। यस ये उसका मेटा इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, ये टेक्स्ट कहाँ से आया, तो टेक्स्ट आया किसी एसक्यूएल डिफाइंड फंक्शन से, तो वो उसका मेटा इन्फॉर्मेशन है। तो मेटा का मीनिंग होता है डेटा ऑफ डेटा, यानी कोई डेटा है, उस डेटा का भी कोई डेटा है, उसे कहते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा। ये सारा कुछ आगे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे ये। अब मैंने बताया था कि अगर आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या डिफाइन कर देते हैं, नल। नल। ठीक है, अगर हम यस। यहाँ पे चाहते हैं कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नल आ जाए, इसके लिए हमें नल सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे नल दे रहा है यस। एट्रीब्यूट के बाद, तो हम यहाँ कह सकते हैं नल। नल इसे नल करने का क्या एडवांटेज मिलेगा हमें, अगर हम इसे नल कर देंगे तो अगर मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम नल वैल्यू, है ना, फीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं डेटा को एंट्री करना ही है, अगर आप डेटा एंट्री नहीं करोगे तो हम आपको एरर दे देंगे। अब कोई चाहता है कि भाई यस। ये डेटा एंट्री करना ज़रूरी नहीं है तो आप क्या बना देंगे, नल। नल। अभी हम इन सबको हटा दे रहे हैं, वन बाई वन चेक करेंगे ये, ठीक है। इसके बाद है इंडेक्स, इस इंडेक्स को और यहाँ पे एआई, इन दोनों को बाद में समझेंगे। अब आते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या है, कमेंट जो है मैंने बताया था कमेंट क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल या जो डेटा है या हमारी जो प्रोसेसिंग है, कमेंट उस लाइन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, बताता है कि इस लाइन यस। का पर्पस क्या है। तो अगर मैंने नेम वाले लाइन में, इस नेम वाले लाइन में या जो नेम कॉलम है इस लाइन में अगर मैंने आके कमेंट में कुछ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि दिस, मैं कह सकता हूँ इट स्टोर्स स्टूडेंट्स नेम, है ना। नेम। यस। ये हो गया, तो ये क्या है, एक कमेंट है। मीनिंग कि अगर हम किसी कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने एक कमेंट ऐड कर दिया है, जिससे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इस कमेंट के थ्रू मिल जाएगा। तो अब हमने कमेंट डिफाइन करना देख लिया, कैसे कमेंट डिफाइन करते हैं। इसी Yes. तरह बाकी का भी कर सकते हैं। यस। इट स्टोर स्टूडेंट नेम्स, तो अगला क्या है, जेंडर, तो हम बता सकते हैं कि ये जेंडर को स्टोर करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इट Yes. स्टोर स्टूडेंट जेंडर, यानी एक स्टूडेंट के नाम को इट स्टोर्स स्टूडेंट नेम, जेंडर, इट स्टोर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया। अब देखिएगा जहाँ जहाँ आपने कमेंट ऐड किया वहाँ कमेंट हम रीड भी करेंगे, पर जहाँ ऐड नहीं किया वहाँ कमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब फाइनली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ सेव करना है, सेव कीजिए, अदरवाइज़ आप प्रीव्यू कर सकते हैं एसक्यूएल। तो हम यहाँ सेव पे क्लिक कर रहे हैं और क्या होगा, देखिए हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद ये हमें दिखा रहा है हमारे टेबल का कॉलम नेम, कॉलम का टाइप, कलेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, एट्रीब्यूट हमने नहीं बताया। क्या ये टेबल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, क्लास, इन कॉलम को नल वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, इन कॉलम में कोई नल वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। तो ये कह रहा है नो, ये जब भी आएगा कोई वैल्यू ही मांगेगा, आप यहाँ नल स्टोर नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका क्या है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका नहीं है। नहीं। ठीक, एक्स्ट्रा कुछ कोई भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्शन का मतलब है आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर लो, ठीक है। ये हो गया इस तरह। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाना है मुझे, जैसे अब आप कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर हम चाहें तो जेंडर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं कि जेंडर क्या है, मेल या तो फीमेल। हम नेम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि नेम क्या होगा, अनडिफाइंड है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो क्या हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं नेम का,
नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिद्धार्थ रख दे? क्या जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनका नहीं। नाम सिद्धार्थ ही होगा? नहीं, तो वहाँ पे नहीं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, है ना? उस केस में मेंशन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज इसका कोई नीड नहीं है। ठीक, एड्रेस भी हम नहीं डिफ़ॉल्ट ऐड कर सकते, मोबाइल नंबर भी डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, और क्लास भी हम डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। है ना? ये है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, मेल या तो फीमेल। तो आइए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं। कैसे करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू? ये देखिए, जेंडर है, टेक्स्ट, यस। लेंथ, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो हमने डिफाइन एज डिफाइंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा क्या डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मैंने कह दिया कि लेडीज़ फर्स्ट, यानी अगर कोई भी डेटा एंट्री होगा यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट, यानी सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगा? फीमेल। तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस फीमेल। कॉलम के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, पर ये कह रहा है क्या? क्वेरी एरर। क्यों? क्योंकि जो जेंडर है कैंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। नहीं। हाँ, In a huge एक मिनट। along with the this yeah gets done the speed a lot more than normal. The reason why I say that is I've played against him in Gambia. I see him over here. His zeal for the game, for the game has been undiminished. Just drop ठीक है, तो off. हम यहाँ से वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे ये किस तरह ये करेंगे अभी, देखते हैं। तो पहले भी हम चलते हैं इधर वापस, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला। अब हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? कॉलम। ये एक स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, देख रहे हैं, टेबल का, यस। हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर है। अगर इस मॉडल का डेटा हम देखना चाहते हैं तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक होने पे एक क्वेरी चलती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि स्टूडेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डेटा हैं, ठीक है, उन डेटा यस। को दिखाओ, डिस्प्ले कराओ। तो ये कह रहा है कि यहाँ तो कोई डेटा है ही नहीं। यहाँ नोटिफाई कर रहा है माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, यानी इसके रिजल्ट सेट में कितने डेटा है? एक भी नहीं, एम्प्टी रिजल्ट सेट है, इस वजह एक से भी हम नहीं। डेटा नहीं देख पाए। अगर डेटा मुझे यहाँ स्टोर करना है तो कैसे किया जा सकता है स्टोर? स्ट्रक्चर से तो स्ट्रक्चर्स दिखेगा, ब्राउज से हम ब्राउज कर सकते हैं जो डेटा उसमें है, तो डेटा है ही नहीं। अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है तो हमें डेटा ऐड करना है। डेटा ऐडिंग के लिए आप जाएंगे इंसर्ट पे, ठीक है। यस। जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप नेम ऐड करना चाहते थे, ऐड कीजिए। लेकिन देखिए जब आपने टेक्स्ट लिया तो देखिए टेक्स्ट किस तरह आ रहा है, 50 है ना, इसका लेंथ 50 है। तो इतना बड़ा बड़ा बॉक्स बना के आपको दे दिया डेटा स्टोर करने के लिए। खैर अभी हम डेटा स्टोर करते हैं नॉर्मली। सिद्धार्था, मेल, नंबर, इसीलिए देश है हर लगाया प्योर इंग्लिश लेस देन 10-5%. पूरी नहीं हाई एक्सपायर्ड लेवल दिल्ली को देसी स्वाद में तुरंत लागे रसना नींबू मसाला ऑरेंज मसाला और चटनी मसाला आई लव यू गाइस ना Right now, I will get to watch my nails up to 100 so अब मैं इसे गो कर देता हूँ। ये डेटा आ चुका है, इंसर्ट हो चुका। देखिए यहाँ पे ओके। मैसेज दे रहा है 1 रो इंसर्ट है, इंसर्ट। ठीक है ना। अब हम ब्राउज पे यस। क्लिक करेंगे और देखेंगे डेटा इंसर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे कमेंट भी दे रहा है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं आपके पास डेटा भी अवेलेबल है। नेम में सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ, जेंडर, डेट ऑफ यस सर। बर्थ, एड्रेस, मोबाइल और क्लास। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपके कॉलम के साथ कमेंट भी दिख रहा है। इट स्टोर्स नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जहाँ आपने स्पेसिफाई नहीं किया, देखिए वहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कॉलम का, है ना। यस सर।
तो आपने देखा डेटाबेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम मॉडल क्रिएट करेंगे यानी टेबल। उस टेबल में कैसे हम टेबल का कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डेटा टाइप सिलेक्ट करना है ना, यस उसका लेंथ क्या होगा, साथ ही साथ हम उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपने फिगर आउट कर लिया। यस ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रहने देते हैं, ये सारा कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे। यस ठीक है, यस ये सेम डेटाबेस जो अभी किया है, ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दे दे रहा यस हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको एक सेंड कर दे रहा हूँ। आपको ये डेटाबेस क्रिएट करना है और ऐसा ही टेबल क्रिएट करना है। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यस execution, जा selection, चुका आपको? words of selection. Yes, it's a variable. ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो गया आपको? It's अवेलेबल हो गया? यस ठीक। नहीं आप नहीं इसमें ईमेल आ रहा है लोड। यस अच्छा, लोड हो रहा है अभी? यस आ गया। हाँ जी। तो आप क्या करेंगे, आपने सारा प्रोसेस रीड किया है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे यस क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे ड्रॉप करना है ना। तो यस यस कल हम आपके डेटाबेस में आपको ये सारा स्टेप जो है ये सारा स्टेप आपको फॉलो करना है। और कल मैं आपको आधे घंटे का टाइम दूंगा, मतलब आप अपना ठीक है, लाइव सेशन में करेंगे क्या, आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करोगे ये एसक्यूएल ऑपरेशन और मैं वॉच करूंगा। यस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप इसके यस आगे कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। यस क्या? हाँ, फ़ोन छोड़ ली थी सीढ़ी पे, पता नहीं चला।